गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। एक उग्रपंथी सिख संगठन के नेता अमृतपाल सिंह का नाम हाल के दिनों में जिस तरह से उभरा वह न केवल हैरत में डालने वाला बल्कि चिंताजनक भी है। पिछले हफ्ते अमृतसर के अजनाला पुलिस स्टेशन में उसका हथियारबंद समर्थकों के साथ घुस आना और पुलिस को मजबूर करके अपने एक करीबी की अगले दिन रिहाई सुनिश्चित करा लेना तो सिर्फ एक उदाहरण है। हालांकि यह घटना अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करती है। इतनी बड़ी संख्या में समर्थकों का थाने के अंदर घुस आना अचानक नहीं हो सकता। पुलिस कह रही है कि उसे अंदाज़ा नहीं था ये हमलावर बैरिकेड तोड़ने के लिए गुरु ग्रंथ साहब को ढाल बनाएंगे, लेकिन ये सब करीब 60 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए आए थे और उन्होंने नंगी तलवारें लहराते हुए थाने को करीब करीब हाईजैक ही कर लिया था। निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन की चुस्ती और सतर्कता पर यह ऐसी टिप्पणी है जिसे लचर बहाने बनाकर रफा दफा नहीं किया जा सकता। और बात सिर्फ स्थानीय प्रशासन की भी नहीं है। अमृतपाल सिंह का खालिस्तान समर्थक रवैया न तो कोई दबी छुपी बात है और न ही कोई ऐसी बात जो आज अचानक सामने आ गई हो। खालिस्तान के पक्ष में लंबे समय से मुहिम चला रहे और पिछले साल एक सड़क दुर्घटना में मारे गए पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू से अमृतपाल की मुलाकात भले न हुई हो, पर ऑनलाइन नेटवर्क क्लब हाउस पर दोनों एक साथ मौजूद होते रहे हैं। यूँ भी अमृतपाल सिंह लंबे समय से फेसबुक के जरिए खालिस्तान की मांग खुले तौर पर उठाता रहा है। यह बात केंद्रीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों की नज़रों से छुपी रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता। खुद अमृतपाल का भी कहना है कि दुबई से भारत लौटने पर सुरक्षा एजेंसियों ने उससे पूछताछ की थी। सवाल है कि इतना सब कुछ होते हुए भी उसके खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई। खुले तौर पर खालिस्तान की मांग करने वाला, उसे सही बताने वाला सोशल मीडिया अकाउंट बेरोक टोक चलने दिया गया, जबकि छोटे मोटे असंतोष जाहिर करने वाले अकाउंट भी आसानी से सस्पेंड करवाए जाते रहे हैं। इस चूक या लापरवाही की भी जांच करवाने की ज़रूरत है। ध्यान रहे, कुछ समय से देश ही नहीं विदेशों में भी खालिस्तान समर्थक तत्वों की सक्रियता काफ़ी बढ़ गई है। यह अकारण नहीं हो सकता। खुफिया सूचनाएं विदेशी साजिश की ओर संकेत करती है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पाकिस्तान का नाम लेकर इन साजिशों का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन चाहे जो भी साजिश हो, उससे निपटने की जिम्मेदारी राज्य और केंद्र की सुरक्षा एजेंसियों की ही है। एक सीमावर्ती राज्य, खासकर पंजाब जैसे संवेदनशील राज्य में जो एक बार आतंकवाद के दलदल में फंसकर बड़ी मुश्किलों के बाद उससे उभरा है, दोबारा कोई जोखिम मोल नहीं
लिया जा सकता। एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़कर संसद में पहुंची पार्टियां साथ मिलकर कितने दिन सरकार चला पाएंगी, यह सवाल नेपाल में बीते दिसंबर पुष्प कुमार दाहाल प्रचंड की नई सरकार बनाने के साथ ही सबके मन में था। एक तरह से ठीक ही है कि आशंका सच होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। राष्ट्रपति चुनाव ने सरकार बदलने का मौका सीधे सरल ढंग से मुहैया करा दिया, वरना यही काम कुछ दिन बाद शायद ज़्यादा कटुता के साथ होता। मौजूदा राष्ट्रपति विद्या भंडारी का कार्यकाल पूरा हो रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली ने जिस तरह आम चुनाव से 1.5 साल पहले नेपाली लोकतंत्र का तमाशा बना छोड़ा था, उसमें एक बड़ी भूमिका विद्या भंडारी की भी थी। ऐसे में राष्ट्रपति पद एक बार और ओली की ही मर्जी पर छोड़ना किसे मंजूर होता। इसमें कोई शक नहीं कि अपनी पुरानी रेडिकल छवि के विपरीत प्रचंड नेपाल की संसदीय राजनीति के में परले दर्जे के अवसरवादी साबित हुए हैं, लेकिन अपनी हर कलाबाजी को सिद्धांत के आवरण में लपेटकर प्रस्तुत करने की तकनीकी महारत उनमें सत्ता शीर्ष के बाकी दावेदारों की तुलना में कहीं ज़्यादा है। बिना कोई बवाल किए ओली को किनारे लगा देने का तरीका उन्होंने यह निकाला कि राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर राजनीतिक आम सहमति बनाने का प्रस्ताव रख दिया। ओली का कहना है कि प्रचंड को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनकी पार्टी राजी ही इस शर्त पर हुई थी कि राष्ट्रपति पद पर उनका उम्मीदवार चुना जाएगा। इस पद के लिए ओली की नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एमाले की ओर से इसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र नेम्बांग की उम्मीदवारी घोषित की गई है, लेकिन अपनी इस मुहिम में यह पार्टी बिल्कुल अकेली है। बाकी लगभग सारी पार्टियों ने नेपाली कांग्रेस के पुराने नेता रामचंद्र पौडेल का नामांकन किया है और उनका राष्ट्रपति बनना तय है। जाहिर है इस चुनाव के दौरान ही या उसके तुरंत बाद सरकार बदल जाएगी। कुल 3 या अधिक से अधिक 4 महीने का जीवन ही मौजूदा सरकार के हिस्से आएगा। जैसी सूचना है, नए सत्ता समीकरण का खाका भी बना लिया गया है। प्रधानमंत्री प्रचंड ही रहेंगे, लेकिन आधे कार्यकाल यानी 2.5 साल के लिए। फिर 1 साल यह पद ओली की पार्टी से अलग होकर बनी माधव नेपाल की नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी के पास रहेगा। अंत के 1.5 साल प्रधानमंत्री नेपाली कांग्रेस से होगा और पिछली बार की तरह अगला काम आम चुनाव भी इसी पार्टी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। थोड़ी कोशिश क्षेत्रीय मधेसी भावना को बहलाने की भी की गई है, इस रूप में कि हाल तक सबसे बड़े मधेसी नेता पिछले 1.5 वर्षों की टूट फूट के बाद छोटे नज़र आ रहे उपेंद्र यादव की जनता समाजवादी पार्टी को अपना उपराष्ट्रपति बनाने का मौका दिया जाएगा। बाकी पार्टियों को मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी और सरकारी पद देकर संतुष्ट कर दिया जाएगा। पीछे लौटें और बीते नवंबर में हुए आम चुनाव
के बाद नेपाली संसद के स्वरूप पर नज़र डालें तो बदलाव की यह हड़बड़ी तर्कसंगत लगने लगती है। नेपाल में सरकार का बनना बिगड़ना 275 सदस्यों वाली प्रतिनिधि सभा में तय होता है। एक दूसरे के खिलाफ खड़ी दोनों बड़ी पार्टियां नेपाली कांग्रेस 89 सीट और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एमाले 78 सीट, इसमें आधी तो क्या 1/3 सीटें भी नहीं ला सकी। स्टॉप।